का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है। तो उनको अगर सरकार इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहां पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। जैसा कि अनुमान था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंटेंशियस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का रास्ता खुल गया है। मोदी लेड गवर्नमेंट अब सीएए नियमों को जारी करने के बाद 31 दिसंबर 2000 तक भारत आने वाले उपरोक्त देशों के परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को इंडियन नेशनैलिटी प्रदान करना शुरू कर देगी। आपको बता दें, इस नियमों का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना। अब बात करते हैं कि ये सीएए है क्या, जिसको लेकर इतना प्रोटेस्ट 4 साल पहले हुआ था और आज भी इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 अलाउ करता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड पारसी रिफ्यूजीज टू बिकम इंडियन सिटीजन्स विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और वीजा फ्रॉम अबव कंट्रीज। आपको बता दें, ये कानून उन रिलीजियस माइनॉरिटीज पर भी लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 से भारत चले आए थे और उनके देश में उत्पीड़न किया गया था। तो अभी कैसे मिलती है सिटीजनशिप? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 इसी के बारे में पूरी डिटेलिंग देता है। संक्षिप्त में ये जान लीजिए, करंटली इंडियन सिटीजन उन लोगों को दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 11 ईयर्स तक देश में रहे। तो क्या कोई एक्सेप्शन है इस न्यू एक्ट में? हाँ, बिल्कुल है। एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इमिग्रेंट्स को उनसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा इस सिटीजनशिप रूल से। इन ट्राइबल एरियाज में असम का कार्बी आंगलोंग, मेघालय का गारो हिल्स, मिजोरम का चकमा जिला और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट के दायरे में आने वाले क्षेत्र इसके दायरे में नहीं आएंगे। तो अगला सवाल यह है कि हु डज सीएए लीव आउट? कुछ लोग का तो कहना है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी क्योंकि ये मुसलमानों को टारगेट करता है जो भारत की आबादी का लगभग 15 to 16% है। दूसरों का कहना है कि सीएए रिफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स के खिलाफ भेदभाव करता है जो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन इनर लाइन परमिट प्रणाली में रहने वाले लोगों को बाहर करता है
जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज के हितों की रक्षा करता है। इस पे सरकार का ये कहना है उनसे इन समुदायों के सदस्यों की पहचान की है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो फिर सवाल ये आता है मन में, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन, हिंदूज और अन्य सभी को विशेष दर्जा क्यों है और फिर मुसलमानों को क्यों नहीं है? एक्ट के अकॉर्डिंग केवल शरणार्थी जिन्हें धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण के लिए मजबूर या बाध्य किया गया है, इस उपाय के अधीन हो। इसका टारगेट इन व्यक्तियों को अवैध प्रवास के परिणामों से बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनमें से 3 देश इस्लामिक हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर। इसका टारगेट इन व्यक्तियों को अवैध अप्रवास के परिणामों से बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनमें से 3 देश इस्लामिक हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो कि सेकुलर है। उन 3 देशों में माइनॉरिटीज, हिंदू, मुस्लिम और अदर कम्युनिटीज वो थे जिन पर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों के प्रति बायस्ड है ये एक्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से अलग है। ये स्पेशली उन माइग्रेंट्स पे एप्लीकेबल होता है जो 6 माइनॉरिटी ग्रुप के पार्ट है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश, मतलब जो स्ट्रिक्टली सेकुलर नहीं है, वहां से भाग रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा संविधान सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को बरकरार रखता है। There is no infiltration or modification of these provisions by the Citizens Amendment Act. कोई भी विदेशी जाति या धर्म की परवाह किए बिना 1955 के Citizens Amendment Act के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पिटीशन दायर कर सकता है। पहले मुसलमानों सहित कई पाकिस्तानियों को इसके आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है। मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए 12 साल का वेटिंग पीरियड होगा। डाउट ये है कि एनआरसी परिणाम स्वरूप हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिंदू और अन्य धर्मों को प्रैक्टिस करने वाले पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सीए का उपयोग कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि सीएए और एनआरसी पूरी तरह से अलग एंटिटीज हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न केवल इन 3 कंट्रीज के रिफ्यूजीज पे लागू होता है, बल्कि इनमें उन रिफ्यूजीज को भी शामिल किया गया है जिनके पास अपने होम कंट्री के लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स सच एज ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना रिफ्यूजीज की एंट्री नहीं दी जाएगी। इस कारण से यदि आप हिंदू जैसे किसी अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य हैं और आपके पास रिफ्यूजी कार्ड या कोई अन्य कागजी कार्रवाई नहीं है, तो भी आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार और न जाने कहां से कई देशों के रिफ्यूजीज का घर है। एनआरसी गवर्नमेंट को इन अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स का पता लगाने में सहायता करेगा जो हमारे देश में रह रहे होंगे। नॉर्थ ईस्ट को सीएए पर आपत्ति क्यों है? ऐसा मानना है कि सीएए के आने से द असम अकॉर्ड सीम्स टू बी ब्रोकन बाय द एक्ट बोथ इन वर्ड एंड स्पिरिट। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और उस वक्त की राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने विदेशी इमिग्रेंट्स के लिए 24 मार्च 1971 की लाइन तय की गई थी। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, एनीवन एंटरिंग असम इलीगली आफ्टर दिस डेट हैड टू बी फाउंड एंड डिपोर्टेड। उनका पता लगाना है, उन्हें डिपोर्ट कर देना है बेसिक। ब्रह्मपुत्र वैली के असम स्पीकिंग रेजिडेंट जो ये फील करते हैं किसी भी इमिग्रेंट्स के साथ अवैध तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें अनएक्सेप्टेबल लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने 6 धर्मों के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ा दिया है, जो कि पहले 1971 थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक समस्या मौजूद है। असम और नॉर्थ ईस्ट में अब हजारों बांग्लादेशी लीगली प्रेशर डालेंगे वहां के रिसोर्सेज पे, और जॉब क्राइसिस तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं पड़ा हुआ है इंडिया में, और इससे ये और अधिक बढ़ जाएगा। तो अगला सवाल ये है कि हाउ कैन माइग्रेंट्स अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप, जो कि पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। इसलिए गृह मंत्रालय ने एप्लीकेंट्स की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। जिस वर्ष एप्लीकेंट्स ने उचित दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया, ये सब ना डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। उसके एप्लीकेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हर तरफ प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, अभी भी फिर से होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगला सवाल ये है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विपक्ष क्यों खड़ा हो गया है? ऐसा क्या है इसमें? नवंबर 2019 में पास कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरे देश में अपोजिशन और प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा।
कई विपक्षी दलों ने इस कानून की आलोचना करते हुए इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। कांग्रेस पार्टी ने इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की टाइमिंग को लेकर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि इसका एम वेस्ट बंगाल और असम में आने वाले लोकसभा इलेक्शन से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को पोलराइज मतलब बांट देगी। बात करते हैं इस एक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इस आधार पर चैलेंज किया गया है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 कहता क्या है? राज्य सरकार के क्षेत्र के भीतर, बेसिकली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान रक्षण से वंचित नहीं किया जाए। पे मैं 2 हाई कोर्ट की रूलिंग कोट करूंगा। पहली, क्लास हाई कोर्ट ने डेविड जॉन हॉपकिंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में फैसला सुनाया था कि संघ के पास आर्टिकल 14 के तहत समान सुरक्षा के बिना नागरिकता से इनकार करने की अनअसेसेबल पावर है, मतलब अजेय शक्ति है, जिसे वो अपनी मर्जी से बदल सकता है। तो दिस सुप्रीम कोर्ट ने लुई डी रेल्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 में फैसला सुनाया था कि भारत में एक विदेशी के अधिकार आर्टिकल 21 तक सीमित है। वह इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का हकदार मतलब राइट नहीं रखता। क्रिटिक्स को कंसर्न ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अलॉन्ग विद एनआरसी कुछ मुस्लिम सिटीजन्स को स्टेटलेस बना देता है। इसका मानना है कि कुछ मुस्लिम स्ट्रिंजेंट आइडेंटिटी और बर्थ एविडेंस कंडीशंस का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकते। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस कानून में इन 3 देशों के मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। फर्क में समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सभी नेशंस तो मुस्लिम डोमिनेंट नेशंस हैं और पाकिस्तान का तो स्टेट रिलीजन ही इस्लाम है, तो उन्हें मुसलमानों से क्या आपत्ति हो सकती है? बल्कि उन्हें तो दोनों हाथों से अपने भाइयों और बहनों को रखना चाहिए। कहाँ इनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कैसे हो सकता है? मेरा तो ये सवाल। लोगों का दावा है कि भारतीय मुसलमानों को उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है, कि जब ये स्पष्ट करने की बात आती है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकों पर कैसे लागू होगा, तो वे साइलेंट एंड क्रेडुलस हो जाते हैं। कहेंगे कि ये एक्ट रिलीजन के ऊपर है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ ना। कामना ऐसी है कि हमारा देश ही धर्म के नाम पर बांटा गया था 1947 में। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि विभाजन के दौरान अनगिनत हत्याएं, बलात्कार, बजनी, लूट, अन्य अपराध हुए, जिनमें पीड़ित तो दोनों तरफ से थे। दोनों ओर से पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ। कई लोग भारत और न्यूली एस्टैब्लिश पाकिस्तान में सुरक्षा की मांग कर रहे थे। कई मुसलमानों ने नेटिव इंडिया में रहने का निर्णय लिया और समान संख्याओं में हिंदुओं, सिखों और अन्य जातीय समूह ने अपने पाकिस्तान में रहने का निर्णय लिया। यह आप जानते हैं क्यों हुआ? ये महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे ही प्रमुख नेताओं द्वारा भारतीय मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले शेष हिंदू, सिख और अन्य आबादी किए गए वादों के परिणाम स्वरूप हुआ। जिन्ना ने स्वयं पाकिस्तान की माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लिए सुरक्षा का वादा किया था। तो मैं हिस्ट्री में ले जाता हूँ और बात करते हैं दिल्ली पैक्ट। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक दो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है और ये रियायत भी मोदी की सोच है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये छूट, रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है, जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ
आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। समझौता, जिसे लियाकत नेहरू समझौते के नाम से भी जाना जाता है, इस समझौते के तहत निम्नलिखित चीजें थी। पहली, जबरन धर्म परिवर्तन मतलब फोर्स कन्वर्शन को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, रिफ्यूजीज को वापस लौटने और अपना सामान बेचने की अनुमति दी गई। तीसरी, एब्डक्टेड वुमेन्स और उनकी लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना था। लास्टली, माइनॉरिटी राइट्स वर अपहेल्ड मतलब अल्पसंख्यक अधिकारों को बरकरार रखा गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इस सम्मेलन की अवहेलना की, जबकि भारत ने इसको संपूर्ण रूप से पालन किया। मुस्लिम समुदाय पनप सका, अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, व्यापक जबरदस्ती की गई और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम्स के लिए एक नरक बन गया। सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए इनमें से कई ने भारत में सुरक्षा की मांग की। यहाँ तक ही नहीं खत्म होती है, अन्य मुस्लिम समूह जैसे अहमदिया और शिया विशेष रूप से मुस्लिम हैं और पाकिस्तान केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाया गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सेपरेशन के टाइम में शिया और अहमदिया को भी धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उस समय भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान मुस्लिम सबसेक्ट से कोई वादा नहीं किया, इसलिए भारत को पाकिस्तान के शिया और अहमदिया मुसलमानों को नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विभाजन के दौरान धार्मिक विषयों के कारण सताए गए मुस्लिम माइनॉरिटीज को नागरिकता प्रदान करना हमारे नेताओं द्वारा की गई कमिटमेंट का सम्मान करना कर्तव्य है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करता। Therefore, it is not reasonable to declare it unconstitutional. Remember, भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। 1951 में भारत में 9.8 मुस्लिम थे, अब भारत में कुछ 15 to 16% मुस्लिम्स हैं। 1947 में पाकिस्तान में 12.7% हिंदू थे, अब 1.5%। नंबर्स झूठ तो नहीं बोल रहे। हिंदू और मुस्लिम हैं दोनों देशों में, टाइम पे सब भारतीय ही थे। सोचिए इस पे भी कुछ आप लोग। एक्ट में कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी ज़रूर नहीं है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट कंसिडर ज्यूज एंड एथिस्ट, क्योंकि ये भी तो लोग हैं ही काफ़ी अमाउंट में। बात, अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटिश का हिस्सा नहीं था और हमेशा एक अलग देश था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश को एक साथ जोड़ने और इसी तरह अन्य पड़ोसी देशों को बाहर करने का रीजन अनक्लियर है। नेचुरली सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट के लिए 11 इयर्स की ड्यूरेशन होती है, इसके लिए 5 साल क्यों किया गया? इस केस में भी टाइम फ्रेम चूज करने का कोई रीजन नहीं बताया गया है। लोगों का दावा है कि CAA के प्रावधानों के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां बांग्लादेश से आया एक हिंदू जो एक इकोनॉमिक माइग्रेंट हो सकता है, अपनी लाइफ में रिलीजियस परसिक्यूशन सहा ही नहीं, फेस ही नहीं किया, वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाईबल हो सकता है। विपरीत, एक रोहिंग्या जो हिंसा से भागकर आया है म्यांमार से, भारत में वो इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएगा क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करता सिटीजनशिप के लिए। इसी तरह जाफना के एक तमिल जो कि श्रीलंका में भयानक पीड़ा है और सालों से वो भी एक इलीगल माइग्रेंट ही कहलाएगा और नेचुरलाइजेशन एंड सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। बस बात यह है कि करंट सिस्टम उन मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता बहुत आसान बनाता है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के लेजिटिमेट नागरिक बनने के लिए आपको बस अपने देश के पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप सिख, हिंदू या किसी भी सताए हुए धर्म के अन्य सदस्य हैं तो आप भारत की यात्रा कर सकते हैं और बिना पहचान 5 साल तक रिफ्यूजी के रूप में रह सकते हैं। उसके बाद जब तक आप संविधान का पालन करते हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं और खुद ही धर्म चेंज कर सकते हैं। इस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी दे सकता था, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों तक इसे पहुंचाने की। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उन्हें ये एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए और जो भी प्रोटेस्ट है उसे पीसफुल वे में करना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मुस्लिम लीग द्वारा पिटीशन फाइल कर दी गई है और अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो हटा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लोगों तक पहुंचाइए जिससे उन्हें भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके।
जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।